हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग कोशिका चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। साइंस का कोशिका चैप्टर, ठीक है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वैज्ञानिक नाम होता है कोशिका का, वो होता है साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो होता है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइटो। ठीक है, कोशिका होती क्या है ये समझते हैं। ठीक है, कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में कोशिका जो है ये बहुत सारे कामों को करती है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्रियात्मक भी कहते हैं और इसी से मिल करके, कोशिका से मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है, इसलिए इसे हम रचनात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई तो आप लोगों को समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि इससे मिल करके बना हुआ है, इसलिए हम रचनात्मक कहते हैं। हमारे शरीर में के कामों को ये करती है, इसलिए हम क्रियात्मक कहते हैं कोशिका को। ठीक है, चलिए, अब कोशिका के बारे में सबसे पहले कौन वैज्ञानिक ने बताया था उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका के बारे में, सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो उस वैज्ञानिक का नाम था, सेल के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में सबसे पहले बताया 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? एक कर्क, ओक नाम के पेड़ पौधा से कर्क निकलता है। ठीक है, कर्क किस पेड़ से? तो ओक के पेड़ से। ओक के पेड़ से कॉर्क लेकर के कॉर्क का इस्तेमाल किया। ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इन्होंने पाया कि इस कॉर्क में मधुमक्खी की जो कोठरियाँ जो होती है, मधुमक्खी की छत्ते में, उस छत्ते की कोठरियाँ के टाइप का इसमें इनको देखने को सेल मिला। ठीक है, कोठरियाँ। अब इसका नाम इन्होंने उस कोठरियाँ को देख करके सेल दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया? सेल। नामकरण, इसका नामकरण क्या कर दिया? सेल। किसने नामकरण किया? तो रॉबर्ट हुक ने कर दिया। मधुमक्खी की छत्ते के टाइप की कोठरियाँ इनको देखने को मिली थी, इसलिए इसका नाम इन्होंने सेल कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो सेल नाम दिया था, उस टाइम पे इन्होंने मृत कोशिका का ही खोज किया था। किस कोशिका का? मृत कोशिका, यानी कि मरी हुई कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज इन्होंने नहीं किया था। जो इन्होंने मधुमक्खी की छत्ते के टाइप का जो कर्क में देखा था, इसमें इन्होंने मृत कोशिका को देखा था, जीवित कोशिका को नहीं देखा था। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में समय बदलता गया तो नए वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का खोज किया, जिसका नाम है ल्यूमेन हॉक। ल्यूमेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज कर दिया। ठीक, कब किया? तो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका किसने किया? तो ल्यूमेन हॉक ने किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूमेन हॉक ने किया। ठीक है, अब बात आती है कि समय बदलते गया फिर, और आगे बढ़ते समय, आधुनिक समय में फिर से दो वैज्ञानिक मिलकर के, एक का नाम था सलाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान। दूसरे का नाम क्या था? स्वान। तो इन दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। कब दिया? तो 1838 में स्लाइडेन ने दिया और 1839 में स्वान ने दिया। ठीक है, तो स्लाइडेन जो थे ये वनस्पति वैज्ञानिक है, यानी कि बोटनी जो होता है बायोलॉजी में, उसके ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो बोटनी जो वनस्पति विज्ञान में इन्होंने कहा कि पादपों का जो शरीर होता है, यानी पेड़ पौधों का जो शरीर होता है, वो कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। और जो स्वान थे, इन्होंने कहा कि जंतुओं का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। तो इन दोनों के बातों को रख करके कह दिया गया कि इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत दिया। कब दिया? तो 1838 में स्लाइडेन ने दिया और 1839 में स्वान ने दिया। ठीक है, ये तो कोशिका का सिद्धांत हो गया।
अब हम बात करते हैं, इसके बाद एक और नए वैज्ञानिक है जिनका नाम था विर्च्यो, जिनका नाम क्या था, विर्च्यो। अब इस वैज्ञानिक ने कोशिका के बारे में बताया कि जो हमारे शरीर में पहले से कोशिका मौजूद होती है, उसी कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। इन्होंने कब बताया, तो 1855 ईस्वी में बताया। क्या बताया कि पुराने कोशिका से ही, पुराने नहीं, जो हमारे शरीर में कोशिका मौजूद होती है, जो कोशिका पहले से मौजूद होती है, उसी कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। उसी कोशिका से नए कोशिका यानी सेल का निर्माण होता है। ठीक है, इन्होंने कहा, विर्च्यो ने 1855 ईस्वी में, इनके बात तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, बीपीएससी में पूछेगा आप लोग से। विर्च्यो ने क्या कहा था कि 1855 ईस्वी में इन्होंने कहा कि जो हमारे शरीर में पहले से कोशिका मौजूद होती है, उसी कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है, वहीं कहीं मान लीजिए कहीं कट फट गया तो वहाँ पर कोशिका, नए कोशिका का निर्माण होगा ना। तो जो पहले से कोशिका है, वहाँ जहाँ कटा वहाँ का तो कोशिका मर गया, ठीक, तो वहाँ पर नए कोशिका का निर्माण जो होता है, वो पहले से जो अगल बगल की जो कोशिका है वो मिल करके वहाँ पर नए कोशिका का निर्माण कर देती है। ठीक है, ये किसने बताया, विर्च्यो ने बताया। कब बताया, तो 1855 ईस्वी में बताया। ठीक है, इसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम था मैक्स शुल्ज। इन्होंने 1861 ईस्वी में क्या बताया कि हमारी जो कोशिका है, ये जीव द्रव्य का एक पिंड है। इन्होंने 1861 में क्या बताया कि हमारी कोशिका जीव द्रव्य का एक पिंड है। जीव द्रव्य का पिंड है। जीव द्रव्य का पिंड कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो कोशिका है ये जीव द्रव्य से मिल करके बनी हुई है। जीव द्रव्य के पिंड करने का मतलब क्या है कि एक तो कोशिका, पिंड कहने का मतलब गोल, तो हमारी जो कोशिका है ये तो गोल है और ये जीव द्रव्य से मिल करके बनी हुई है। जीव द्रव्य होता क्या है, ये एक प्रकार का तरल लिपिड पदार्थ होता है, एक तरल गाढ़ा है। यानी कि आप लोग तेल, ऑयल देखे हैं, कोई भी ऑयल जो देखे हैं, जैसे सरसों का तेल, उसी टाइप से चिपचिपा पदार्थ है ये जीव द्रव्य। ठीक है, इसमें 80% भाग पानी होता है। तो इन्होंने मैक्स शुल्ज ने क्या बताया कि हमारा जो कोशिका है, इसमें जीव द्रव्य का भरा हुआ होता है और ये जीव द्रव्य का एक गोलाकार पिंड है। ये किसने बता दिया, मैक्स शुल्ज ने बता दिया। ठीक है, इसके बाद एक और नए वैज्ञानिक है जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर। अब इन्होंने 1884 ईस्वी में, कब, 1884 ईस्वी में, इन्होंने 1884 ईस्वी में क्या बताया कि हमारी जो कोशिका है इसमें केंद्रक होती है। क्या होती है, केंद्रक। इसमें क्या होती है, केंद्रक। तो केंद्रक जो होती है, इसी केंद्रक में पैतृक लक्षण के वंशानुगत, पैतृक लक्षण पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, पैतृक लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि यही पैतृक लक्षण वंशागति में भाग लेते हैं। वंशागति कहने का मतलब जो हमारे, जैसे मान लीजिए कि माता पिता है, माता पिता का गुण जो बच्चों में पाया जाता है वो इसी केंद्रक के द्वारा पाया जाता है। केंद्रक में आगे पढ़ेंगे हम लोग, केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, उसी गुणसूत्र के द्वारा, जो माता पिता में गुणसूत्र होता है उसमें डीएनए होता है, डीएनए के द्वारा माता पिता में जो डीएनए होता है वही डीएनए बच्चों में भी मिलता है। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया था स्ट्रासबर्गर ने कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक के द्वारा ही पैतृक लक्षणों का निर्धारण होता है। कब बताया था, तो 1884 में। किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने बताया था। ठीक है, ये इतने वैज्ञानिक कोशिका के बारे में बताए थे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कोशिका होती क्या। अब तो ये तो समझ लिए कोशिका होती क्या और किसने क्या कब बताया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिका होती है वो आकार में छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा की कोशिका, या फिर हम लोग की कोशिका है, या फिर मान लीजिए कि जानवर की कोशिका, सबकी अलग अलग कोशिका, सबकी तो एक तरह की कोशिका होगी नहीं, तो सबकी अलग अलग कोशिका होती है। इन सभी की अलग अलग कोशिकाओं के हम बारे में समझते हैं कि कोशिका, अगर मान लीजिए पूरे जीवों की बात कर दिया जाए तो पूरे जीवों में सबसे छोटी कोशिका क्या हो सकती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि सभी कोशिकाओं की अलग अलग कोशिका होगी, सभी जानवरों में। ठीक है, या फिर जीव जितने होते हैं सभी जीवों में अलग अलग कोशिका होगी। जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, मानव हो गए, सब में अलग अलग कोशिका होगी। तो हम बात करते हैं कि पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका क्या हो सकती है और उन सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जीवों की। ठीक है, तो जो जीव होते हैं, पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं
सभी जीवों में सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी की बात करेगा वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। वो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब इन दोनों के आपसे इन दोनों के साइज के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसका साइज क्या हो सकता है, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा का साइज क्या हो सकता है। तो माइक्रोप्लाज्मा का जो साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोप्लाज्मा का साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसका साइज कितना हो सकता है। तो इसका जो साइज होता है वो होता है 170 गुणा 135 मिलीमीटर। ठीक है, 170 गुणा 135 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप इसको चेंज करके माइक्रोमीटर में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर तो आपने लिखा है कि 0.1 माइक्रोमीटर साइज है, यहाँ पर मिलीमीटर लिख दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में चेंज कर सकते हैं। अगर माइक्रोमीटर में चेंज कीजिएगा तो लगभग 2 यानी कि 22 माइक्रोमीटर का साइज आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि शुतुरमुर्ग का कितना साइज हो सकता है। तो 2.2 माइक्रोमीटर का साइज इसका साइज हो सकता है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए, अब ये पूरे जीवों के बारे में हम बात करें, जितने पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो होती है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे जो छोटी होती है वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। इनका साइज हम समझिएगा कि माइक्रोप्लाज्मा का साइज जो होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर, और जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसका जो साइज होता है वो होता है 22 माइक्रोमीटर, या फिर आप मिलीमीटर में समझते हैं तो 170 गुणा 135 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। ठीक है, बात करते हैं मानव। वहाँ तक तो हम पूरे जीव में बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं मानव। ठीक है, मानव में बड़ी और छोटी कोशिका। ठीक है, तो मानव में बात करेंगे तो मानव में बात करते हैं कि सबसे छोटी, मानव में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म। मानव में ये सबसे छोटी कोशिका जिसे हम स्पर्म करते हैं शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है उसे हम कहते हैं, मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसे कहते हैं अंडाणु, जिसे हम इंग्लिश में ओवम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। अगर अब यही बात करते हैं कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन सेल। इसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसी को हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने बात किया कि मानव में सबसे बड़ी और छोटी और लंबी। ठीक है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु, जिसे हम इंग्लिश में ओवम कहते हैं। और मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन सेल, जो दिमाग में पाया जाता है। इसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, अब यही जो तंत्रिका कोशिका है इसमें विभाजन नहीं होता है। ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में किया हुआ है कि बताइए कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है। तो विभाजन नहीं होता है की बात करेगा तो वो समझेंगे हम कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। विभाजन की बात करेगा किसमें नहीं होता है, तो विभाजन नहीं जो होता है वो होता है तंत्रिका कोशिका में, यानी कि दिमाग वाली जो कोशिका है इसमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है, विभाजन इसमें नहीं होता है। और सबसे अधिक विभाजन यानी सबसे तेजी से विभाजन की बात कर दिया तो वो होता है सबसे तेज विभाजन जो कर दिया तो वो होता है लीवर, यानी कि यकृत। क्या होता है? लीवर, और इन्हें कहते हैं यकृत। सबसे तेजी से विभाजन कहाँ होता है? लीवर या यकृत में। ठीक है, सबसे तेजी से विभाजन लीवर या यकृत में। आज हम इतना समझे। ठीक है, कल विशेष बारे में आगे हम लोग समझेंगे। चलिए ठीक है।